इंक्रीजेज ग्रेजुअली। तो जब आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड होता है उसके दौरान क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होंगी, वेंट्रिकल्स की मसल्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मेनली होता क्या है, जितनी भी वाल्व होते हैं वो सभी क्लोज होते हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड जो होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, रैपिडली इंक्रीज करेगा। और वहाँ पे जब रैपिडली इंक्रीज करेगा तो उसमें ये फेज कौन सी रहती है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होता है और वहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या रहेगा, वही रहेगा, ब्लड वॉल्यूम सेम रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि सारे वाल्व क्लोज होते हैं, इस कारण से वहाँ पे जो वाल्व होंगे वो क्लोज होने के कारण वहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा वो वही रहेगा। नेक्स्ट है, व्हेन दिस प्रेशर इंक्रीजेज एबव द प्रेशर इन द aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी द सेमीलुनर वाल्व ओपन। अब क्या होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और जो राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर होगा वो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, जो एओर्टिक वाल्व होंगे और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहाँ जाने लगेगा, एक एओर्टा में जाने लगेगा, दूसरी तरफ कहाँ जाने लगेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसी को क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है, ठीक है। यहीं से आगे जो फेज शुरू होगी वो क्या हो, कौन सी स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की फेज स्टार्ट हो जाएगी। द प्रेशर राइजेज इन द वेंट्रिकल्स काज्ड बाय आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व लीडिंग टू इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने बताया जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही रहता है कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होगा उसको इतना बढ़ा दें कि जो सेमीलुनर वाल्व हैं वो ओपन हो जाएं। सेमीलुनर वाल्व जब ओपन हो जाएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाने लगेगा, एओर्टा में जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल्स होंगे उसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। और यहीं से जो ब्लड इजेक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगा, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन को इजेक्शन फेज की कह सकते हैं, इजेक्शन फेज की तैयारी करने वाला कह सकते हैं फेज माना जाता है, क्योंकि यहीं पे जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होने के बाद ही ब्लड इजेक्शन का फेज आता है, इजेक्शन का फेज आता है, जिससे जो ब्लड होगा वो एओर्टा में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी में जाने लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इजेक्शन पीरियड की। तो ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ब्लड इज इजेक्टेड आउट ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स, हेंस दिस पीरियड इज कॉल्ड इजेक्शन पीरियड। तो मेनली होता क्या है, जब सेमीलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे और जब सेमीलुनर वाल्व ओपन होंगे तब जब वेंट्रिकुलर मसल होंगी वहाँ पे आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद जो वेंट्रिकल्स के अंदर का जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। तो जब ये आ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहेंगी और मसल फाइबर वहाँ पे लेंथ इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये जो पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, ड्यूरिंग दिस फेज ड्यूरेशन दिस पीरियड इज अबाउट 0.22 सेकेंड्स। तो जो ड्यूरेशन रहता है, इजेक्शन पीरियड का ड्यूरेशन कितना रहता है, वो 0.22 सेकेंड्स रहता है, ठीक है। इजेक्शन पीरियड ऑफ 2 स्टेजेस, जो इजेक्शन पीरियड रहता है मेनली 2 स्टेजेस में होता है। पहला कौन सा रहता है, फर्स्ट स्टेज और रैपिड इजेक्शन पीरियड। तो जो पहली स्टेज रहती है उसको रैपिड इजेक्शन पीरियड करते हैं और जो दूसरी स्टेज रहती है वो कौन सी रहती है, स्लो इजेक्शन पीरियड रहता है, ठीक है। तो 2 स्टेजेस में इसको क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, रैपिड इजेक्शन फेज। तो फर्स्ट फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व। तो ये फेज कब स्टार्ट होगी, जैसे ही सेमीलुनर वाल्व ओपन होते हैं, जैसे ही एओर्टिक वाल्व, हमारे सेमीलुनर वाल्व का मतलब हो गया एओर्टिक वाल्व प्लस पल्मोनरी वाल्व, जैसे ही एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन होंगे उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे रैपिड इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय क्या होगा, जब रैपिड इजेक्शन फेज स्टार्ट होती है इस समय जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा, उसी के कारण वहाँ पे जो सेमीलुनर वाल्व हैं वो ओपन हुए हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इज रैपिडली इजेक्टेड फ्रॉम बोथ द वेंट्रिकल्स। तो जब इसमें क्या होगा, इस समय वहाँ पे जब वेंट्रिकल्स के जब दोनों ओपन हो जाएंगे वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व,
तो वहाँ पे जो प्रेशर रहता है, क्योंकि इस समय वेंट्रिकल्स पे बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वहाँ ओपन हुए वाल्व और ब्लड रैपिडली वहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाता है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है और जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में जाएगा, ये अप्रॉक्स 70% रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, जो 70 ml ब्लड जाता है वो कौन सा रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। इट लास्ट्स फॉर 0.13 सेकेंड्स। तो रैपिड इजेक्शन पीरियड के बाद क्या होगा, जो इसका ड्यूरेशन होगा अप्रॉक्स वही कितना रहेगा, 0.13 सेकेंड्स का होगा। ठीक है, तो ये पहली फेज थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सेकेंड स्टेज के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, स्लो इजेक्शन पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द ब्लड इज इजेक्टेड स्लोली विद मच लेस फोर्स। तो क्या होगा, पहले जितना प्रेशर हाई था उस वेंट्रिकल्स का, तो वो मोस्ट ऑफ ब्लड वहाँ पे एओर्टा में पहुँच गया। अब इसके बाद की जो फेज होगी उसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस होने लगता है। तो जब रिड्यूस होने लगेगा तो उससे क्या होगा, जो ब्लड का फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा, और वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी, जो स्पीड से वहाँ हो रही थी जो स्पीड होगी वो भी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय क्योंकि कारण क्या रहता है, इसमें जो वेंट्रिकुलर प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। जब वाल्व ओपन हो रहे होते हैं उस समय वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण वाल्व ओपन होते हैं। अब उसमें से जब ब्लड वहाँ से एंटर कर गया है एओर्टा में, तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर रिड्यूस हो गया। जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड वहाँ पे स्लो आने लगता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज 0.09 सेकेंड। तो जो स्लो इजेक्शन पीरियड का ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 0.09 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब पूरा ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा तो इसके बाद कौन सी स्टेज से शुरू होगी, वो होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो यहाँ पे कम्प्लीटली वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, और सेम इसी कंडीशन यहीं पे क्या शुरू हो जाता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पहली स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो ये पीरियड ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पीरियड कौन सा शुरू हो जाएगा, प्रोटो डायस्टोल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोडायस्टोल के बारे में। फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकल्स डायस्टोल, हेंस इज नेम इज प्रोटोडायस्टोल। मेनली जो प्रोटोडायस्टोल होता है इसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ये पहली स्टेज है, जिसमें क्या होता है, वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है वो एंड हो जाता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को कह सकते हैं, इसको ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन फेज होती है। इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, तो अप्रॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है। ठीक है, जो कि ये कार्डियक साइकिल जो रहेगी, कार्डियक साइकिल का सबसे ही स्मॉलेस्ट फेज होता है। ठीक है, प्रोटोडायस्टोल। ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ ब्लड द प्रेशर इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीजेज एंड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स ड्रॉप्स। तो क्या होगा, जब ये ड्यूरेशन वहाँ पे इंक्रीज होगा, जो इजेक्शन पीरियड के होगा, तो इजेक्शन पीरियड के दौरान क्या होता है, जो ब्लड होगा वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में एंटर कर जाएगा। इसीलिए जो दोनों आर्टरीज रहती हैं वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आर्टरीज में क्योंकि ब्लड गया तो आर्टरीज में प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स से मोस्ट ऑफ ब्लड इंटर कर चुका है आर्टरी में, तो वहाँ पे जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है बिल्कुल धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो नेक्स्ट, when interventricular pressure become less than the pressure in aorta and pulmonary artery, the semilunar valve close। अब क्या होगा, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर वहाँ पे बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा और जो वहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तब क्या होगा, जो ब्लड होगा वहाँ पे बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा। जब बैक फ्लो होने के कारण वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व हैं और जो पल्मोनरी वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर हो गया बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, और वहाँ पे जो एट्रिया का प्रेशर है, जो एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो थोड़ा इंक्रीज रहता है। इस कारण से जो ब्लड है वो बैक फ्लो करने की कोशिश करता है, और जैसे ही जो ब्लड होगा बैक फ्लो की कोशिश करेगा, वहाँ पे जो दोनों वाल्व होते हैं, चाहे वो एओर्टिक वाल्व हो पल्मोनरी वाल्व हो, दोनों क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वाल्व क्लोज हो जाएंगे तो ब्लड क्या होगा, वापस वहाँ पे वेंट्रिकल्स में इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आल्सो ऑलरेडी क्लोज्ड। अब जब वहाँ पे ये वाल्व क्लोज हो गए, सेमिलूनर वाल्व जिनको कहते हैं, ये क्लोज हो गए, और वहाँ पे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व थे जिनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व प्लस बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं, वो पहले से ही वहाँ पे क्लोज थे, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा एट्रियल डायस्टोल शुरू हो जाता था, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो चुका था। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ही इनिशियल जब स्टेज होती थी उसी समय वहाँ पे एबी वाल्व तुम्हारे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते थे वो क्लोज हो चुके थे, ठीक है। तो जो प्रोटोडायस्टोल रहता है, प्रोटोडायस्टोल के दौरान भी ये क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एबी वाल्व क्लोज रहेंगे और जो सेमिलूनर वाल्व होते हैं वो भी क्लोज हो चुके होते हैं। तो नो अदर चेंजेज अकर्स in the heart during this period. Thus protodiastole indicates only the end of systole and beginning of diastole. तो जो ये फेज थी, इस फेज में क्या हो गया, हार्ट के अंदर कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं होता है। उसका मेनली पर्पज़ क्या होता है कि वो लिए रहता है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया है वो एंड हो चुका है और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसीलिए जो प्रोटोडायस्टोल होती है इसको क्या हम मानते हैं, ट्रांजिशन फेज मानते हैं। अब इसमें इसी समय क्या होती है, वहाँ पे जब सेमिलूनर वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं तो इस समय सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो सेकेंड हार्ट साउंड क्लोज्ड ऑफ सेमिलूनर वाल्व ड्यूरिंग दिस फेज प्रोड्यूसेस सेकेंड हार्ट साउंड। तो मैंने बताया जब सेमिलूनर वाल्व वहाँ पे जो प्रोटोडायस्टोल होगी, प्रोटोडायस्टोल के साथ में ही क्या होगा, वहाँ पे जो एओर्टिक वाल्व और जो पल्मोनरी वाल्व होंगे वो क्लोज होंगे। और जब एओर्टिक वाल्व क्लोज पहले से ही रहते हैं, उसके बाद जो तुम्हारे पल्मोनरी वाल्व होंगे ये भी क्लोज होंगे। दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं या फिर इनको एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व को मिला के क्या कहते हैं, सेमिलूनर वाल्व कहते हैं। तो जब ये सेमिलूनर वाल्व क्लोज होंगे तो उस समय क्या होगा, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं, लब कहते हैं, और जो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं, डब कहते हैं। तो जो पहली हार्ट साउंड सुनाई देती है वो एबी वाल्व क्लोज होंगे तब पहली हार्ट साउंड सुनाई देगी, उसको लब कहेंगे। और जब सेमिलूनर वाल्व क्लोज होंगे तो उस समय सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, उसको क्या कहते हैं, डब कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड is the type of muscular relaxation characterized by the decrease in tension without any changes in the length of muscle fiber, ठीक है। तो जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है उसमें जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्सेशन स्टेज में होती हैं, जिससे जो मसल टेंशन वहाँ पे होती है वो रिड्यूस हो जाती है। चलिए फिर से बात करते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड के बारे में। मैंने बताया कि जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड होता है इसमें जो मसल रिलैक्स होती है और मसल टेंशन भी धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो मसल फाइबर की लेंथ होती है उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह जो वेंट्रिकल की मसल्स होती हैं वो भी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में, जिसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी कहते हैं, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम होता है वो भी सेम रहता है, ठीक है, वहाँ भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा इसके दौरान क्या होगा, वहाँ पे जो हार्ट के वाल्व्स रहेंगे, जो चारों वाल्व्स रहते हैं, चाहे वो मिट्रल वाल्व हो, ट्राइकस्पिड वाल्व हो, एओर्टिक वाल्व हो, पल्मोनरी वाल्व हो, सारे क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लड की डायरेक्शन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में वहाँ पे ब्लड नहीं इंटर करता है, क्योंकि सारे वाल्व क्लोज होंगे तो एक क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जो ये फेज रहती है, इस फेज में क्या होगा, जो दोनों वेंट्रिकल्स होंगे वो क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव करेंगे और वहाँ पे जो ब्लड वॉल्यूम रहेगा उसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा, मसल फाइबर की लेंथ भी वही रहेगी, उसमें भी कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जो मसल की टेंशन होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। और जैसे जैसे वहाँ पे मसल की टेंशन रिड्यूस होगी तो क्या होगा, जहाँ पे जो वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करेंगी। वेंट्रिकुलर मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर होता है धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होगा वहाँ पे जो एवी वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे। कारण क्या रहता है, क्योंकि एट्रिया का प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है और जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका ड्यूरेशन, जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड का ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है, 0.08 सेकेंड का रहता है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो इस फेज में क्या होता है, वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर जब धीरे रैपिडली वहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो होता है फॉल कर जाता है। इस कारण से जब वेंट्रिकुलर प्रेशर वहाँ पे आर्टेरियल के प्रेशर से रिड्यूस हो जाएगा, आर्टेरियल का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर वहाँ पे कम हो जाएगा, तब क्या होगा, जो एवी वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे, एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे और वहाँ पे जो ब्लड होगा वो आर्टेरिया से वेंट्रिकल्स में इंटर करने लगता है। इसीलिए जो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा वो वेंट्रिकुलर प्रेशर को इतना रिड्यूस कर देता है कि एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होती है रैपिड फिलिंग फेज स्टार्ट होती है। ठीक है, अब रैपिड फिलिंग फेज में क्या होता है, जब वहाँ पे जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे, तो एट्रिया क्या होगा, वहाँ पे एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। जो एट्रियल डायस्टोल के जो एट्रियल डायस्टोल के दौरान वहाँ पे ब्लड अकुमुलेट हुआ है एट्रिया में, वो रैपिडली वहाँ से जो वेंट्रिकल्स होंगे वहाँ पे वेंट्रिकल्स में एंटर करने लगता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रैपिड फिलिंग फेज या फिर फर्स्ट रैपिड फिलिंग पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रिया का प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स के प्रेशर की अपेक्षा ज़्यादा रहता है, इसीलिए ब्लड जो होगा वो रैपिडली वहाँ पे वेंट्रिकल्स में एंटर करने लगता है। और जब वेंट्रिकल्स में एंटर करने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो रैपिड फिलिंग फेज रहती है, इसमें क्या रहता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं ओपन हो जाते हैं, एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर धीरे धीरे एट्रिया की अपेक्षा और ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है। इसी कारण से वहाँ पे रैपिड फिलिंग फेज स्टार्ट होती है। और जो ये रहता है, इसमें क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ ब्लड एट्रिया का होगा, अप्रॉक्स 70% ब्लड होगा वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाता है। इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितनी रहती है, 0.11 सेकेंड्स की रहती है। इसके बाद क्या होगा, जब ब्लड इंटर कर जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है स्लो फिलिंग फेज। स्लो फिलिंग फेज क्योंकि पहले ही प्रेशर वहाँ पे प्रेशर से ब्लड इंटर कर चुका है 70%, तो इसके बाद जो बचा हुआ ब्लड रहेगा उस समय जो वेंट्रिकल्स का जो एट्रिया का प्रेशर होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस कर जाता है और वहाँ पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। इस कारण से वहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायस्टेसिस भी कहा जाता है। और इसमें अप्रॉक्स वही अबाउट 20% जो फिलिंग ब्लड होता है वो इंटर करता है इस फेज में। और इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितना रहेगा, 0.19 सेकेंड्स का रहता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट होती है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो लास्ट अप्रॉक्स 10% ब्लड जो बचा रहता है एट्रिया में वो इंटर करता है यहाँ पे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ही स्लो होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियल में। ठीक है, और वहाँ से ब्लड जो होता है इसको क्या कहते हैं, एट्रियल किक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रैपिडली उसको ब्लड को किक किया जाता है, जिसके थ्रू वो ब्लड कहाँ पे इंटर कर जाता है, वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाता है। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।